हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सो हमारा जो सब्जेक्ट ऑनगोइंग है वो है स्ट्रक्चरल एनालिसिस। और आज का जो टॉपिक है वो है देखिए, हमने ये कर लिया है, ये कर लिया है, ये कर लिया है। आज का टॉपिक ये है, हमारा कंसर्न ये है। ओके, तो देखिए, ये जो टॉपिक है ना आपका, चलो थोड़ा सा ओवरव्यू पहले लो, उसके बाद शुरू करते हैं। देखो, ये जो स्ट्रक्चरल एनालिसिस है ये आपको, क्योंकि आपका एग्ज़ाम जो है वो प्रीलिम्स प्लस मेंस है। प्रीलिम्स में आपके 100 मार्क्स के क्वेश्चन आने हैं टेक्निकल, और 300 आने हैं, तो टोटल 400 मार्क्स आपको टेक्निकल से पूछा जाना है आपसे। ओके, तो आउट ऑफ दिस 400 जो हम अभी कोर्स कर रहे हैं, उससे आपका 30 to 40 मार्क्स कवर होता है मिला के, प्रीलिम्स और मेंस दोनों मिला के। ठीक है, प्रीलिम्स में आपको 4 से 5 सवाल मिलेंगे, और उधर भी आपको 4 से 5 मिलेंगे, तो उधर क्योंकि 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है। ठीक है, पर आप ये 30 to 40 मार्क्स मत देखना। इसका ये 30 to 40 जो है, ये थोड़ा सा आपको लगेगा कि प्रोपोर्शन कम है और समय ज़्यादा लग रहा है, बिल्कुल ऐसा लगेगा, पर ऐसा मत समझना। इसलिए क्योंकि देखो, ये सब्जेक्ट आपको कॉन्फिडेंस देगा। एक बार आप फोकस करना सीख गए इस सब्जेक्ट के साथ, क्योंकि ये टफेस्ट है अमंग ऑल ऑफ देम। ओके, तो आपको एक इनबिल्ट कॉन्फिडेंस आएगा इस तरीके का कि यार, मैं अगर इस चीज़ को डील कर सकता हूँ तो, या कर सकती हूँ, तो मैं ये सारे सब्जेक्ट तो बहुत इजीली डील कर कर ले जाऊँगा। 1 से 2 दिन में इरिगेशन पढ़ लूँगा मैं, अगर मैं स्ट्रक्चर कंप्लीट करके ले जा रहा हूँ, है ना। तो हमारा जो कोर्स है वो सेल्फ सफिशिएंट है मेंस के लिए भी। तो मेंस के समय आपको कुछ भी अलग से करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ये मोर देन सफिशिएंट है। तो देखो, जिन्होंने डीएसआई, केआई, आईएलडी, स्टेबिलिटी ये सब पढ़ा है, उन्हें पता होगा कि हम किस तरीके से करेंगे। जो नहीं किए हैं, पहली बार आप आए हो, तो आप बिल्कुल इस तरीके से बैठो कि बस चुपचाप फोकस करके देखो। ठीक है, जहीं कहीं पे भी डाउट आए, वीडियो को पॉज करो, फिर से थोड़ा 2 मिनट पीछे करके फिर से देखो। आपको बस फोकस होकर सुनना है, और अगर नहीं समझ आया तो पहले उस टॉपिक को कंप्लीट होने दो। एटलीस्ट जो थंबनेल लगा है ना, वो टाइम स्टैम्प जो लगा है एक टॉपिक का, इसको पहले पूरा देखो। बीच में डाउट आ रहा है, परेशान नहीं होना है, आपको पूरा देखना है। उसके बाद आप डाउट एक जगह नोट कर लो, अगर आपको प्रॉब्लम रह रहा है, या कमेंट कर दो। ठीक है, मैं कोशिश करूँगा कि शॉर्ट्स बना के उसको क्लियर कर दूं। और इसका नोट्स के लिए टेलीग्राम ज्वाइन करो, टेलीग्राम में पड़ा हुआ है सारा नोट्स। चलो देखो, अब शुरू करते हैं अपना टॉपिक। तो देखिए, मेथड्स ऑफ स्ट्रक्चरल एनालिसिस जो है वो, अगर आपने ये चीज़ें नहीं भी करी हैं ना, फिर भी ये आपको भी समझ में आएगा। देखो कैसे, हमें ये जो टॉपिक है हमारा, इसका पर्पस क्या है कि हमारा कोई भी स्ट्रक्चर जो है, चलिए आइए टॉपिक में आते हैं। देखो, हमारा कोई भी जो स्ट्रक्चर होता है सिविल इंजीनियरिंग का, अच्छा चलो शुरू करने से पहले तुम एक बार ये ओवरव्यू देख लो कि क्या क्या पढ़ेंगे इसमें। देखो, टोटल ये 7 टॉपिक्स में हमारा टॉपिक है ये। ठीक है, इधर लिखा पड़ा है, एक एक करके फिनिश करते जाएंगे और इसमें टिक लगाते जाएंगे। ठीक है, तो देखो, डिटर्मिनेट और इनडिटर्मिनेट, ये हमने चैप्टर 1 में पूरा डिटेल में पढ़ा है। जो नहीं पढ़े हो, कोशिश करना कि इस लेक्चर के बाद उसको देख लेना। ठीक है, उसमें इंजीनियरिंग सर्विसेज के भी सारे क्वेश्चंस करवा दिए गए हैं लेक्चर के साथ साथ में ही। ठीक है, आगे देखो। उसके बाद हम देखेंगे कुछ ये फोर्स मेथड और डिस्प्लेसमेंट मेथड का डिफरेंस। इससे आपका एक क्वेश्चन श्योर है आना, एक क्वेश्चन पक्का आएगा इसमें से। ठीक है, और एक क्वेश्चन इसमें से आएगा, पक्का आएगा, और ये सबसे आसान चीज़ है, मतलब सिर्फ नाम याद करना है। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं, इससे ये सारे में से 1 2 3 4 5, ये पांचों पढ़ोगे तो एक सवाल तुम बना पाओगे। ठीक है, अलग अलग एसएससी के एग्ज़ाम में, अलग अलग एई जेई, अलग अलग एग्ज़ाम्स है, बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं। ठीक है, हर जगह एक क्वेश्चन इसका रहेगा। फिर मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन का एक क्वेश्चन तो रहना ही है, एकदम पक्का है। फिक्स्ड एंड मोमेंट एसएससी जेई का फेवरेट क्वेश्चन, फेवरेट टॉपिक है। तो देखो, 1 2 3 4 5, ये 5 क्वेश्चन वो कोई भी पेपर ले,
उसको 5 क्वेश्चन इसमें से वो पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है। तो हम एक एक करके कवर करेंगे। 5 नहीं पूछा तो 4 पूछ लेगा, 4 भी नहीं तो 3 तो ज़रूर पूछेगा वो, ठीक है। ये है हमारा ओवरव्यू इस टॉपिक का। हम डिटर्मिनेट वर्सेस इनडिटर्मिनेट से शुरू कर रहे हैं। आ जाओ, डिटर्मिनेट और इनडिटर्मिनेट। देखो ये क्या होता है एकदम नट शेल में समझना, छोटे में, क्योंकि ये मैंने पूरा इसका 2-2.5 घंटे का लेक्चर लिया है। अभी के लिए ये समझो कि कोई भी स्ट्रक्चर, जो पहली बार आए हो वो समझो, जो कोई भी स्ट्रक्चर जो है इसके अंदर कुछ फोर्सेस होंगे अननोन और कुछ रिएक्शंस होंगे, है ना। तो ये सारे फोर्सेस अगर तुम फाइंड आउट कर पाते हो इक्विलिब्रियम इक्वेशन के हेल्प से। अब पूछोगे इक्विलिब्रियम इक्वेशन क्या है, तो इक्विलिब्रियम इक्वेशन क्या है कि ये हमारा, सिंस ये स्ट्रक्चर जो है स्टैटिक है तो इसका एक्स डायरेक्शन में सारा फोर्स जीरो होना चाहिए, वाई डायरेक्शन में सारा फोर्स का समेशन जीरो होना चाहिए। नहीं जीरो होता तो उस डायरेक्शन में मूव कर जाता, ठीक है। उसी तरीके से मोमेंट भी जीरो होना चाहिए, ठीक है। ये 2D के केस में। 3D में होता तो यहाँ एफ जेड भी आता और यहाँ एम एक्स और एम वाई भी आता, तो टोटल 6 इक्विलिब्रियम इक्वेशन आते 3D में, और 2D में 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशन आए हैं, ठीक है। अगर इन 3 या 6 को यूज करके आप इस स्ट्रक्चर के अंदर का सारा फोर्सेस को आप फाइंड आउट कर पाते हो तो हम उसको बोल देते हैं डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर। मतलब उसको हम डिटरमाइन कर सकते हैं उसकी सारी बातें, ओके। तो एनालाइज हो गया ना, वो इजीली एनालाइज हो गया ना, वेरी गुड। इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर में क्या होता है कि देखो डेफिनेशन में ही लिखा है कि सफिशिएंट नहीं है आपका इक्विलिब्रियम इक्वेशन, आपको कुछ अलग तरीके का इक्वेशंस भी यूज करना पड़ेगा, उसको हम बोलते हैं कंपैटिबिलिटी इक्वेशन, ठीक है। याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो याद करना होगा उसको मैं यहाँ पे ऐसे कर दिया करूँगा, ठीक है। चलिए, ये टॉपिक क्योंकि आपका चैप्टर 1 ही है एक्चुअली में, तो मैं थोड़ा जल्दी इसको फॉरवर्ड करता हूँ, ठीक है। समझो, जिसको ज़्यादा डिटेल में देखना है वो जाकर प्लेलिस्ट में देखना, फॉर सेकंड लेक्चर है उसको कर लेना। देखो बेसिक बातें समझ में आ गई डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर और इनडिटर्मिनेट का। इसमें इक्विलिब्रियम इक्वेशन के हेल्प से सारा फोर्सेस निकल जाएगा। स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट में सारा फोर्सेस नहीं निकल पाएगा, इक्विलिब्रियम के हेल्प से आपको कंपैटिबिलिटी इक्वेशन लगाना पड़ेगा, ठीक है। आगे बढ़े, देखिए इक्वेशन रिक्वायर्ड वही बात है यहाँ पे। चलिए ये बात हो गया। तो बेसिकली आपने डिटर्मिनेट और इनडिटर्मिनेट के बीच में डिफरेंस तो आपने देख लिया। अब देखो इस सब्जेक्ट के, इस टॉपिक के रिलेशन में तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा कि आपने ये चीज़ जब पढ़ा दिया है चैप्टर 1 में तो ये फिर यहाँ पे क्यों पढ़ा रहे हो। तो देखो यहाँ पे इस एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से इस चीज़ को देख रहे हैं, ओके। देखो अगर कोई स्ट्रक्चर आपका डिटर्मिनेट है, ठीक है, तो इक्विलिब्रियम इक्वेशन सफिशिएंट है उसका निकालने के लिए, तो हम उसका स्ट्रेस स्ट्रेन, बीम में फोर्सेस कितने हैं उसमें, उसका डिफ्लेक्शन कितना है, कॉलम का बिहेवियर कैसा रहेगा, एनर्जी मेथड्स कुछ हैं, कुछ कंबाइंड लोडिंग, ये सारी चीज़ें आप बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हो डिटर्मिनेट में मैथमेटिकली। ये सारे लगभग मैथमेटिकल रूल्स होंगे, ठीक है। देखो जैसे हम बीम में जो फोर्सेस निकालते थे, सेक्शन कट कर कर निकालते थे ना, तो ये हो गया, इसको याद नहीं रखना आपको, ठीक है। स्ट्रेस स्ट्रेन निकालते थे हम लोग डायरेक्ट मेथड से, मोहर सर्कल से, इस तरीके से मोहर सर्कल बनाते थे, इधर टाउ एक्स वाई इधर बनाते थे, याद आ रहा है, वेरी गुड। नहीं भी आ रहा है तो कोई बात नहीं, आपको इससे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक क्वेश्चन वो बस ये पूछा जाएगा कि आपको दे देगा यहाँ क्वेश्चन में कि नेम द मेथड विच कैन बी यूज टू एनालाइज डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर। अब इनमें से कोई एक उसमें प्रेजेंट होगा तो आपको उसको टिक लगाना है, इतना ही आपको करना है, इसीलिए ये चीज़ आपको पढ़ाई जा रही है यहाँ पे, ओके। तो डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर जो है ये सारा आपने, अगर आपने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का कोर्स किया है, जो आपने बिल्कुल किया होगा, क्योंकि जो नहीं करेगा वो इस लेक्चर को लगाने का हिम्मत ही नहीं करेगा पहले ठीक है। तो देखो आपने जब सोम पढ़ा होगा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, तो उसमें आपने देखा होगा कि आपने ये डिफ्लेक्शन वाला 3rd चैप्टर में, देखो ये आपका फर्स्ट चैप्टर था, स्ट्रेस स्ट्रेन था ना, उसमें आपने PL/AE और डेल्टा L/L ये सब निकालना सीखा।
डिफ्लेक्शन आपका चैप्टर जो था उसमें आपने डबल इंटीग्रेशन मेथड, मैकॉले, मोमेंट एरिया मेथड, कॉन्जुगेट मेथड, ये सब पढ़ा था ना। तो ये सोम का है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर की पढ़ाई के लिए हमारे पास जो सब्जेक्ट है वो है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। हम उसमें ये पूरा बात पढ़ते हैं, ठीक है। और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के लिए जो कंडीशन होता है वो होता है कि हुक्स लॉ वैलिड, मतलब लीनियरली इलास्टिक, है ना, लीनियरली इलास्टिक ये होना चाहिए इसमें। ओके। इनडिटर्मिनेट के लिए जो आपका सब्जेक्ट है वो अभी जो हम पढ़ रहे हैं ये वाले ही सब्जेक्ट है। ओके। स्ट्रक्चरल एनालिसिस, स्ट्रक्चरल एनालिसिस। ओके, ये है आपका सब्जेक्ट। अब देखो स्ट्रक्चरल एनालिसिस के अंदर में तो हमारा सब्जेक्ट तो अभी ये चल रहा है, इसके अंदर है, मतलब हमें इस टॉपिक के अंदर इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर का एनालिसिस कैसे करते हैं उसके लिए जो मेथड्स हैं वो यहाँ पे लिखे गए हैं, यही हमें पढ़ना है वन बाय वन करके, ठीक है। इसको अभी मत ध्यान दो कि ये क्या है, मैं जिस फॉर्मेट में बोलूँगा उस फॉर्मेट में याद करना। ये इसलिए दे दिया है यहाँ पे एक जगह पे क्योंकि कभी कोई क्वेश्चन आएगा तो आपके पास पीडीएफ में नोट्स पूरे होने चाहिए, नहीं तो आप ढूंढते कहाँ फिरोगे, है ना। तो चलो आगे बढ़ें। यहाँ पे देखो क्वेश्चन आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ एनालिसिस ऑफ इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर। देखो ये 2019 में एसएससी जेई में पूछा हुआ सवाल है ये, ठीक है। कौन सा ऐसा मेथड है जो इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर का एनालिसिस के लिए आप यूज नहीं कर सकते हो, ठीक है, नॉट यूज्ड। तो यहाँ देखो हमने अभी आपको बोला कि इसको याद मत करो, बोला ना, तो इसलिए नहीं बोला क्योंकि अभी आपको आगे याद हो जाएगा, यहाँ पे जब आगे बढ़ेंगे ना तो याद हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को होल्ड करते हैं अभी, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये भी आपको मैं 5-10 मिनट के बाद वापस आऊँगा तो बन जाएगा आपसे, ठीक है। चलिए, तो ये टॉपिक हम समझ गए ना कि इसमें क्या पढ़ना है हमें। इस टॉपिक में हमें बस देखना था कि डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर क्या होता है और इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसे एनालिसिस उसका करते हैं। तो आई होप कि ये चीज़ क्लियर हो गई। आगे बढ़ें, आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर हो गई। आगे बढ़ते हैं। देखो फोर्स मेथड और डिस्प्लेसमेंट मेथड समझना। एनालिसिस ऑफ इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर, उसको हम दो तरीके से एनालाइज करते हैं। डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर के लिए तो पूरा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल वाला सब्जेक्ट ही था, उसके अंदर जितने भी मेथड्स आपने पढ़े वो सब डिटर्मिनेट के लिए। अब हम बात कर रहे हैं इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर के लिए, उसके लिए दो तरीका, फोर्स मेथड और डिस्प्लेसमेंट मेथड। अब देखना, थोड़ा सा समझाऊं तुम्हें, जस्ट अ सेकेंड। ओके, देखिए हमने पढ़ा था DSI और KI। इसमें क्या किया था हमने, अननोन फोर्सेस की बात कर रहे होते थे, है ना, और इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात कर रहे होते थे, ठीक है। तो देखो अननोन कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम इसमें रह गया उसी को KI बोलते थे, और इसमें कितने अननोन फोर्सेस रह गए उसको DSI बोलते थे, ठीक है। तो जब अननोन फोर्सेस आपके मान लो ज़्यादा हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम से, ठीक है, ये मान लो 4 है, ये 10 है, तो भैया ऐसा स्ट्रक्चर जिसका DSI 4 है और KI 10 है, तो तुम कौन सा मेथड लगाना प्रेफर करोगे, जिसमें ये निकाला जाए और एनालिसिस कर लिया जाए, या जिसमें ये निकाल के एनालिसिस कर लिया जाए। कोई भी कॉमन सेंस का इंसान बता देगा कि भैया जो कम है ना वो वाला कर लो, जल्दी एनालाइज हो जाएगा, ठीक बात है। चलिए ये कम है जब, तो देखो ये फोर्सेस है ना, तो बताओ फोर्स मेथड कब लगाएंगे, जब DSI कम होगा KI से। क्या ये कोई रॉकेट साइंस था समझना, नहीं ना। चलिए डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या था, फ्रीडम मतलब ये पॉइंट कितना मूव कर सकता है ये, तो ये क्या था, डिस्प्लेसमेंट था ना, डिस्प्लेसमेंट। इसीलिए हमने अभी देखा ना फोर्स मेथड और डिस्प्लेसमेंट मेथड, ठीक है ना। तो देखिए फोर्स मेथड में ये फोर्स मेथड है, फोर्स मेथड, ओके, और डिग्री ऑफ फ्रीडम से रिलेटेड डिस्प्लेसमेंट मेथड। तो डिस्प्लेसमेंट मेथड कब लगाओगे, जब KI कम होगा DSI से। फोर्स मेथड कब लगाओगे, जब DSI कम होगा KI से। ये पॉइंट तो क्लियर हो गया।
चलो वापस आ जाओ अपने पॉइंट। देखिए वही चीज़ें यहाँ लिखी हुई हैं। देखिए फोर्स मेथड में प्राइमरी अननोन क्या होगा? फोर्स। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। डिस्प्लेसमेंट मेथड में क्या होगा? अननोन डिस्प्लेसमेंट, जो कि रोटेशन या ट्रांसलेशन होता है। हर जॉइंट का इधर इधर ये रोटेशन ये होता है। ठीक है, फोर्स मेथड में देखो फोर्स मेथड में याद रखो एफ एफ सी। डिस्प्लेसमेंट मेथड में याद रखो डी एस ई। ठीक है, एफ एफ से है फोर्स, एफ से है फ्लेक्सिबिलिटी, सी से है कॉम्पैटिबिलिटी। ओके, यहाँ डी से डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, वो तो है ही, नाम ही है इसका डिस्प्लेसमेंट मेथड। एस से है स्टिफनेस। ठीक है, स्टिफनेस। ई से क्या है? इक्विलिब्रियम। ठीक है, देखो इसमें दिमाग मत लगाना, ये रट लो। इससे एक क्वेश्चन तुम्हारे बनेंगे आने वाले कोई भी एग्जाम जो तुम दोगे एई जेई, उसमें मोर देन 60-70% प्रोबेबिलिटी है कि सिर्फ जो अभी हमने लिखा ना ये इसी से क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, अभी एग्जाम्पल दिखाता हूँ। देखो 2004 एसएससी जेई, इन द डिस्प्लेसमेंट मेथड ऑफ स्ट्रक्चरल एनालिसिस द बेसिक अननोन्स आर। बताओ डिस्प्लेसमेंट मेथड में डिस्प्लेसमेंट होगा अननोन। ठीक है, और इधर देखो ये है 2022, 2 साल पहले पूछा हुआ क्वेश्चन, यूकेपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर में पूछा गया है। ठीक है, उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन। क्या पूछा? द डिस्प्लेसमेंट मेथड विच इज ऑल्सो रेफर्ड टू एज विच वन ऑफ द फॉलोइंग। इसको और क्या नाम से बोलते हैं? तो देखो हमने पढ़ा है डीएसई, डिस्प्लेसमेंट, स्टिफनेस या इक्विलिब्रियम। आप फाइंड आउट करो क्या स्टिफनेस दिख रहा है? हो क्या आंसर? समझ में आया क्यों मैंने लिखवाया ये? तो आपको याद करना है डिस्प्लेसमेंट मेथड डीएसई, फोर्स मेथड एफएफसी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये कहाँ पूछा है? एमपीएससी एमईएस में पूछा है। क्या पूछा? इन अ गिवन स्ट्रक्चर इफ द डिग्री ऑफ फ्रीडम इज मोर देन द रिडंडेंट फोर्सेस। ये लो, के आई ज़्यादा हो गया, डीएसआई कम है, मतलब अननोन फोर्सेस कम है, तो फोर्स मेथड लगाएंगे ना। तो फोर्स मेथड का नाम क्या था? एफएफसी, फोर्स, फ्लेक्सिबिलिटी और कॉम्पैटिबिलिटी, तीनों बोलते हैं उसको। तो फ्लेक्सिबिलिटी मेथड। क्लियर हुआ? ये अच्छा क्वेश्चन था ना, थोड़ा आइडिया होना चाहिए। तो ये चीज़ तो हो गया। अब एक चीज़ और याद रखना, देख लिया ना कि किस तरीके से आपसे पूछा जा रहा है। ये क्वेश्चन कर लिया हमने, ये भी कर लिया और ये भी कर लिया। ओके, देखिए एक चीज़ और आप याद रखेंगे कि नेम्स, देखो आपको याद रखना है इस तरीके से कि यहाँ पे आपको ट्रिक क्या दूँ। चलो एमडीएम एसडीएम तो तुम्हें याद रहेगा। चलो ऐसे कर लो, एस के एस एम, ये तो याद रह जाएगा। ठीक है, एस के एस एम। चलो देखो एस से क्या है, पहले तो यहाँ देखो एस से क्या है? स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड, एस डी एम, स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड। ठीक है, एम से क्या है? एम डी एम, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। ओके, चलो यहाँ पे लिख दूं क्या? चलो देख लेता हूँ। स्लोप, ओ हो दूसरा पेन से लिखूं। चलो स्लोप, ये भी नीचे आएगा, देखो यहाँ पे है ना ये स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड। ओके, ये आएगा आपको अरे डिस्प्लेसमेंट लिख दिया है, डिफ्लेक्शन मेथड। ठीक है, ये है, और आपका है मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। ये दोनों मेथड जो है वो आपका डिस्प्लेसमेंट मेथड है। ठीक है, इसलिए यहाँ नाम लिखा गया। जो बचा एस और के, ये क्या है? तो देखिए एस और के क्या है? के वाला याद रखना, बहुत फेवरेट है ये हर एग्जाम का, कानीज मेथड। ठीक है, कानीज मेथड।
ओके। और एस कुछ नहीं है, वही स्टिफनेस मैट्रिक्स। तो स्टिफनेस से तो वैसे भी याद रहता है, हमने ऊपर में देख लिया ये चीज कि ये जो चीज हमने लिखा डिस्प्लेसमेंट मेथड से रिलेटेड डीएसई और एसकेएसएम, ये याद रखना है क्योंकि इससे एक क्वेश्चन बहुत प्रोबेबल आने का, एज इट इज नाम पूछ लेते हैं बस, ठीक है। फोर्स मेथड में यहाँ पे लिखेंगे रेस्ट ऑल अदर्स, रेस्ट ऑल अदर, रेस्ट ऑल अदर मेथड्स। जो भी एक्स्ट्रा मेथड का नाम कहीं कुछ दिखे जो ये एसकेएसएम के अलावा हो, वो सब फोर्स मेथड है। जैसे देखो ये क्वेश्चन है, ये MHWRD में पूछा हुआ है महाराष्ट्र में, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ स्ट्रक्चरल एनालिसिस इज नॉट अ फोर्स मेथड। कौन सा फोर्स मेथड नहीं है, तो वो डिस्प्लेसमेंट मेथड होगा। तो हमने डिस्प्लेसमेंट जैसे ही चमका तो ये दिखा वैसे चमक जाना चाहिए, DSE और SKSM, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट, स्टिफनेस, इक्विलिब्रियम, और नेम ऑफ मेथड्स क्या क्या होते हैं, तो ये स्टिफनेस मैट्रिक्स मेथड, कानीज मेथड, स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड एंड मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। तो इसमें से क्या पूछ रहा है, नॉट अ मेथड ऑफ फोर्स, तो इन चारों में कोई भी जो है वही आंसर होगा। तो देखो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं, थ्योरम ऑफ लास्ट वर्क नहीं, कानीज मेथड, यही तो है आंसर, सी बन गया। तो देखो स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड, सॉरी डिस्प्लेसमेंट मेथड जो है ये चार हैं, स्लोप डिफ्लेक्शन, MDM, कानीज, जो हमने लिखवाया। बाकी देखो कितना सारा मेथड है ये ये सारा तुम्हारा फोर्स मेथड है, तो इसको याद क्यों करें, ठीक है। तो क्या हमारा ये टॉपिक भी ओवर हो जाता है, अभी एक क्वेश्चन और बचा है, चलो बना लो। देखो छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन असिस्टेंट इंजीनियर का पेपर एग्जाम क्वेश्चन है। देखो स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड इज यूज्ड टू एनालाइज कौन सा स्ट्रक्चर, बताओ भैया। स्लोप डिफ्लेक्शन अभी हमने देखा था ना कि स्ट्रक्चर दो तरीके के होते हैं, डिटर्मिनेट, इनडिटर्मिनेट। हमारी कहानी तो यहीं से शुरू हुई थी। डिटर्मिनेट के लिए स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल था सब्जेक्ट, उसके अंदर में भतेरे टाइप के तरीके थे, मतलब मेथड्स थे निकालने के। इनडिटर्मिनेट जब आए तो स्ट्रक्चरल एनालिसिस नाम का चैप्टर है, इसके अंदर में हम देख रहे हैं क्या देख रहे थे कि दो तरीके से निकाला जा सकता है, फोर्स मेथड या डिस्प्लेसमेंट मेथड, ठीक है ना। तो फोर्स मेथड के अंदर बहुत सारा मेथड था, जिसका ट्रिक याद किया FFC, इसके अंदर हमने याद किया DSE, और बहुत सारा मेथड, चार मेथड था, SKSM, ठीक है ना। तो क्या पूछ रहा है, स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड किसका है, तो स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर का तरीका है, कौन सा, स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड। क्लियर हो गया स्टैटिकली। चलिए देखो इसी तरीके का क्वेश्चन पूछते हैं, और पुराना भी नहीं है, 2022 का ही क्वेश्चन है ये, ठीक है। आगे बढ़ जाएं, चलिए मूविंग फॉरवर्ड, हमारा दो टॉपिक ओवर हो गया, डिटर्मिनेट वर्सेस इनडिटर्मिनेट और फोर्स मेथड वर्सेस डिस्प्लेसमेंट। थर्ड में हम हैं, हमारा थर्ड है क्या, सम इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल्स। देखो ये टॉपिक जो है ये एक सेपरेट टॉपिक है हमारा, मतलब इसको स्ट्रक्चरल एनालिसिस से कोई लेना देना नहीं है। ये कुछ प्रिंसिपल्स हैं जिसको हम स्ट्रक्चरल, मतलब मैथमेटिकल प्रिंसिपल्स हैं ये सारे, जिसको हम यूज करते हैं स्ट्रक्चरल एनालिसिस में, ठीक है। और इससे क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है तो मैंने थोड़ा एफर्ट लगा के ये सबको कंपाइल किया है एक जगह पे, अलग अलग एग्जाम्स में जो पूछा गया क्वेश्चन है एक स्ट्रक्चर्ड वे में मैंने इसको ऑर्गेनाइज किया है। तो वो अभी हम देखेंगे और सीखेंगे, ठीक है। आइए देखिए, टोटल हमें ये 1 2 3 4 5, ये 5 प्रिंसिपल पढ़ने हैं हमें, और ये पांचों से क्वेश्चन भर भर के पूछे जाते हैं, ठीक है। तो देखो एक क्वेश्चन तो यहाँ से तैयार कर लिया अभी हमने, एक यहाँ तैयार कर लिया, नेम याद कर लिए ना ये सारे। अब चलो इसको कर लेते हैं, शुरू करें, चलिए शुरू करते हैं। देखो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ये लैंग्वेज लिखा तो है, इस पे मत जाओ, तुम समझो क्या। देखो ये 3 लोडिंग लगी है, ठीक है। मान लो शुरुआत में जब सिर्फ ये लोडिंग लगी होगी तो बीम कुछ इस तरीके से बेंड किया, ठीक है। उसके बाद जब दूसरी लोडिंग भी लग गई तो थोड़ा और बेंड हो गया, ठीक है। तीसरी लोडिंग भी लगा दिए तो थोड़ा और हो गया होगा, ओके। तो बेसिकली क्या बोल रहा है ये कि जब तुम्हें मान लो इस जगह पे तुम्हें निकालना है डेल्टा डिफ्लेक्शन,
तो तुम क्या करो कि ये डेल्टा डिफ्लेक्शन जो है वो मान लो ये P1 फोर्स है, ये P2 फोर्स है, ये P3 फोर्स है, ठीक है। तो क्या करो कि डेल्टा 1 ड्यू टू P1 प्लस डेल्टा 2 ड्यू टू P2 प्लस डेल्टा 3 ड्यू टू P3, ये करो और तीनों को जोड़ दो तो आपको टोटल डेल्टा मिल जाएगा। मतलब इंडिविजुअल फोर्सेस के वजह से जो इफेक्ट आ रहे हैं सबको आप जोड़ सकते हो। यही है सुपरपोजिशन, एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज कर दिया, ठीक है। ये कब कर सकते हैं? तो भैया ये तब कर सकते हैं जब ये इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, ये ध्यान रखना। ये आपका फेवरेट टॉपिक है, इसको मैं स्टार मार्क कर दूं। चलिए, इससे आपको एसएससी में भी मिला है क्वेश्चन, अलग अलग जेई का फेवरेट है ये, ठीक है। तो देखो ये चीज ये कब पॉसिबल हो पाएगा? ये तब पॉसिबल हो पाएगा जब आपका मटेरियल बहुत कम डिफॉर्म कर रहा है, स्मॉल डिफॉर्मेशन है, ठीक है। स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन है, मतलब हुक्स लॉ जब वैलिड है, ये हम लोग बहुत लगाते थे ना, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में खूब यूज करते थे सुपरपोजिशन का, ठीक है। आपने किया होगा, आपको आइडिया नहीं होगा, बस आप इजीली कर लेते हो कि हाँ ठीक है ना, P1 की वजह से इतना है, P2 की वजह से इतना है, दोनों को जोड़ दिए, निकाल दिए। वो जोड़ सिर्फ तब सकते थे यार जब तुम्हारा स्ट्रेस स्ट्रेन वेरिएशन लीनियर है, ठीक है। चलो, मटेरियल रिमेन विद इन इलास्टिक लिमिट, ये तो यही हुक्स लॉ ही बता रहा है। सपोर्ट्स एंड ज्योमेट्री रिमेन्स अनचेंज्ड, ये नहीं पूछा जाता है आपसे, यही पूछा जाता है, हुक्स लॉ वाला चीज पूछा जाता है कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को वैलिड रहने के लिए हुक्स लॉ वैलिड होना चाहिए और डिफॉर्मेशन स्मॉल होना चाहिए, ठीक है। ये दोनों पॉइंट आपसे क्वेश्चन में आपको दिखेगा कहीं ना कहीं, ओके। आई होप सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्लियर होगा, ठीक है। क्या सुपरपोजिशन में टिक लगा दूं? लगा दिया। और कैस्टिग्लियानो फर्स्ट एंड सेकंड थ्योरम देखो, देखो सुपरपोजिशन में मैंने मेरे शॉर्ट नोट्स का ये लगा के रखा है। इस तरीके से अगर तुम अपना शॉर्ट नोट्स बना लोगे तो तुम्हें ये लैंग्वेज इतना लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। देखो क्या बनाया मैंने, 1 2 3, ठीक है। डेल्टा एट बी निकालना है तुम्हें, इस जगह पे डेल्टा बी निकालना है, तो डेल्टा बी ड्यू टू P1, डेल्टा बी ड्यू टू P2, डेल्टा एट बी ड्यू टू P3, तीनों का समेशन इज सुपरपोजिशन। स्ट्रेस फंक्शन में भी ये, अभी तो हमने यहाँ बेंडिंग मोमेंट, ये डिफ्लेक्शन निकाला है, हम शेयर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट, स्लोप, डिफ्लेक्शन, हर किसी के लिए ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए, आई होप ये क्लियर होगा। देखो कैस्टिग्लियानो फर्स्ट एंड सेकंड थ्योरम जो है वो समझना, इससे एक क्वेश्चन आता है कि एनर्जी बेस्ड मेथड कौन सा है, ऐसा स्टेटमेंट दिया रहेगा और नीचे 4 ऑप्शंस रहेंगे, तो आपको कैस्टिग्लियानो थ्योरम लगाना है आंसर में, ठीक है। एनर्जी बेस्ड मेथड है ये, जिससे हम डिफ्लेक्शन और रोटेशन वगैरह निकालते हैं जब बीम इलास्टिकली डिफॉर्म कर रहा होता है। देखो इलास्टिकली डिफॉर्म करने का मतलब क्या है कि जो स्ट्रेस लगेगा इसके ऊपर वो इसी रेंज में है, इलास्टिक रेंज में, यही तो इलास्टिक रेंज होता है ना। और ये रेंज की पढ़ाई हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में करते हैं, सही बात है ना, बिल्कुल सही बात है। स्टील को जब भी हमें यहाँ फ्रैक्चर तक ले जाना पड़ता है तो उसके लिए फिर प्लास्टिक एनालिसिस वगैरह बात करना शुरू करते हैं हम लोग। तो यहाँ क्या लिख रहा है, कैस्टिग्लियानो थ्योरम को कैस्टिग्लियानो थ्योरम एक एनर्जी बेस्ड मेथड है जो कि हेल्प करता है हमें डिफ्लेक्शन और रोटेशन को फाइंड करने में, जब आपका स्ट्रक्चर जो कि बीम ट्रस फ्रेम कुछ भी हो सकता है वो इलास्टिकली डिफॉर्म कर रहा हो, ठीक है। मतलब उसमें हुक्स लॉ वैलिड है, इलास्टिकली चल रहा है। तो देखो ये स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल वाला कॉन्सेप्ट जैसा हो गया ना। तो देखो आ जाओ ऊपर, हमने अभी जब आपको बोला था, ये बोला था ना कि देखो कैस्टिग्लियानो थ्योरम, ये लिखा हुआ था यहाँ पे डिटर्मिनेट के साइड में था ना लिखा हुआ, वेरी गुड। फिर देखो इसी कैस्टिग्लियानो थ्योरम, क्योंकि ये एनर्जी पे बेस्ड है ना, एनर्जी पे, इसी का प्रिंसिपल को हम यूज कर लेंगे स्ट्रेन एनर्जी मेथड में, जो कि यहाँ लिखा नहीं है, चलो कोई बात नहीं, अभी आके देखेंगे। स्ट्रेन एनर्जी मेथड देखो यहाँ लिखा है, ये स्ट्रेन एनर्जी मेथड है ना, इसमें हम यूज कर लेंगे कैस्टिग्लियानो का ये सेकंड वाला थ्योरम को। अभी वो क्या है थ्योरम वो मैं भी आपको बताता हूँ, ठीक है। आइए, हमने क्या देखा, हमने देखा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल देख लिया, समझ लिया। उसके बाद हम देख रहे हैं कैस्टिग्लियानो थ्योरम। कैस्टिग्लियानो थ्योरम क्या है, वर्ड याद रखना है, एनर्जी बेस्ड मेथड है, इलास्टिकली डिफॉर्म हो रहा था। अब देखो पहले ट्रिक देखना, उसके बाद समझाता हूँ।
बताओ, देश का प्रधानमंत्री जो होता है, क्या वो फर्स्ट होता है कि नहीं? होता है ना फर्स्ट। अब कोई पॉलिटी जो पढ़ कर आए हो कहीं से, वो ये मत बोलना कि नहीं नहीं, फर्स्ट तो प्रेसिडेंट होता है वगैरह वगैरह। ठीक है, मैं भावना की बात कर रहा हूँ। मोदी जी से बड़ा कोई नहीं है ना। हर हर मोदी। नौकरी मत दो मोदी, बट हाँ मोदी मोदी मोदी। वैसे मैं मोदी जी का कट्टर अंध भक्त हूँ। ओके, चलिए, आपको नहीं मानना है कोई बात नहीं, पर मैं हूँ। ओके, मैंने टैटू भी करा रखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो, पीएम फर्स्ट होता है। ओके, मैंने ऐसा क्यों लिखा, समझना। अभी आपको बोला ना कि एनर्जी बेस्ड मेथड है, तो एनर्जी बेस्ड मेथड है। चलो, डेल यू लिख दिया, एनर्जी है ये, एनर्जी। ओके, इस एनर्जी को, एनर्जी क्या है, देखो, जब भी कोई स्ट्रक्चर आपको मान लो ऐसा था, ये इस तरीके से डिफ्लेक्ट करेगा, तो कुछ एनर्जी खर्च हुई होगी इसको ऐसे करने में, जो कि इसके अंदर स्टोर हो गई होगी, तो उसको हम बोलते हैं स्ट्रेन एनर्जी। ठीक है, तो वही डी यू लिखा है हमने, वो स्ट्रेन एनर्जी। उस एनर्जी को जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे किसके रेस्पेक्ट में, डिफ्लेक्शन के रेस्पेक्ट में, ये जो जितना डेल्टा है ना इसके रेस्पेक्ट में, तो निकल के आएगा लोड। ठीक है, जब उसी एनर्जी को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे किसके, थीटा के रेस्पेक्ट में, ठीक है, तो क्या निकल के आएगा, मोमेंट। क्योंकि मोमेंट से ही तो थीटा आता है ना, और डेल्टा किससे आता था, लोड से, पी से। यही आपका है कैस्टिग्लियानो फर्स्ट थ्योरम की। आप पढ़ो अब लैंग्वेज। और एक चीज पहले देख लो, उसके बाद आओ। सेकंड थ्योरम क्या है, इसको यहाँ करना है आपको, और इसको यहाँ करना है बस। मतलब डेल यू बाई डेल पी इज इक्वल टू, यहाँ डेल छूट गया है, ठीक है, इक्वल टू डेल्टा। और डेल एनर्जी, मतलब एनर्जी का डिफरेंशिएशन किसके टर्म्स में, मोमेंट के टर्म्स में, वो आपको देगा थीटा। तो ये आपका सेकंड थ्योरम है। डन, समझ में आ गया, याद रहेगा। कैस्टिग्लियानो जब भी दिखे तो क्या याद आना चाहिए, टैटू, आई मीन पीएम मोदी, लीनियर इलास्टिक सिस्टम। देखिए, डेल यू बाई डेल एफ लिखा है यहाँ पे, क्या लिखा देखो, सॉरी, यहाँ पे लिखा नहीं है, कोई बात नहीं, यही है। ठीक है, देखिए क्या बोला, लैंग्वेज में पढ़िए, द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ टोटल स्ट्रेन एनर्जी दिस, ठीक है, ऑफ अ स्ट्रक्चर with respect to an applied load, with respect to an applied load, okay, gives the deflection in the direction of that load, डिफ्लेक्शन देता है इन द डायरेक्शन ऑफ दैट लोड। ओके, यही आपका कैस्टिग्लियानो थ्योरम था। ओके, ये देखिए कैस्टिग्लियानो थ्योरम यहाँ लिख के रखा है। फर्स्ट कैस्टिग्लियानो थ्योरम क्या है, डेल यू बाई डेल्टा इक्वल टू पी, प्रधानमंत्री पीएम फर्स्ट वाले में आएगा, क्योंकि ये कंफ्यूजन होता है एग्जाम में कि सेकंड कौन सा था, फर्स्ट कौन सा था। तो डेल यू बाई डेल पी बी जी, डेल्टा बी। ओके, ये समझ में आ रहा है। चलिए, P इज इक्वल टू क्या निकालेंगे, P से रिलेटेड क्या होता है, डेल्टा, तो एनर्जी को डेल्टा के रेस्पेक्ट में करना है डिफरेंशिएट। ठीक है, तो कैस्टिग्लियानो का थ्योरम समझ में आ गया क्या? अगर आ गया तो फिर आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर टिक लगाते हैं। कैस्टिग्लियानो का आ गया, अब बेटी का थ्योरम पढ़ो। बेटीज थ्योरम क्या है, चलिए, बेटीज थ्योरम ही बहुत ही बच्चा वाला चीज है। स्ट्रेन एनर्जी का फार्मूला क्यों लिखा है यहाँ पे, स्ट्रेन एनर्जी तो बाद में आएगा ना, पहले बेटीज तो कर लें। चलो बेटीज थ्योरम और देखो क्या है। बेटीज थ्योरम बड़ा क्यूट सा थ्योरम है, समझना क्या है ये। बेटीज थ्योरम बड़ा क्यूट सा थ्योरम क्या कह रहा है, ये परिवार का बात कर रहा है। मतलब ये एक परिवार है फोर्स का, ठीक है, इसने जितना डिफ्लेक्शन कॉज किया ना, दूसरा परिवार का फोर्स, मतलब क्यू फोर्स सिस्टम, ये पी फोर्स सिस्टम है, ये क्यू फोर्स सिस्टम है। ठीक है, अगर क्यू फोर्स सिस्टम इतना ही डिस्प्लेसमेंट को कॉज करने के लिए वर्क करना शुरू करे, तो उतना ही वर्क करेगा जितना पी वर्क करेगा जब क्यू जितना डिस्प्लेसमेंट किया है उसके लिए वर्क करे। तो ऐसा कुछ कहना है। अब ये हो सकता है खिचड़ी लगा होगा समझने में, ठीक है, मैथमेटिकली समझने का कोशिश करो। चलो रुक जाओ, पहले लैंग्वेज में समझने का कोशिश करो। मेरा वाला तो खिचड़ी लगा होगा, मैं कितना भी बोलूंगा खिचड़ी ही लगेगा, इसलिए मैं बोल नहीं रहा हूँ। ठीक है, आप पढ़ो। देखो, in a linearly
इलास्टिक स्ट्रक्चर, फिर से इलास्टिक स्ट्रक्चर में आया। द वर्क डन बाय अ सेट ऑफ फोर्सेस, पी फोर्स, ठीक है, एक्टिंग थ्रू द डिस्प्लेसमेंट कॉज्ड बाय अनदर सेट ऑफ फोर्स। मतलब ये क्यू सिस्टम में जितना डिस्प्लेसमेंट आया और ये पी सिस्टम है, इसमें कुछ ये डिफ्लेक्शन था, तो पी एक्टिंग थ्रू द डिस्प्लेसमेंट डेल्टा क्यू caused by another set of force, मतलब Q1 Q2, okay, is equal to the work done by the second set of force, मतलब Q वाला set of force acting through the displacement caused by the first force, मतलब Q1 into डेल्टा, ये वाला डेल्टा P1 is equal to P1, यहाँ का P1 into डेल्टा Q2। ये क्या समझ में आया? यही चीज यहाँ लिखा है कि आपको फोर्स तो एक दूसरे सिस्टम का लेना है और डिस्प्लेसमेंट दूसरे सेक्शन का लेना, और उसको गुणा करोगे तो वो इक्वल आएगा इसका, ठीक है, ये बोल रहा है वो बेटिस थ्योरम। फिर भी अभी नहीं समझ में आया होगा आपको, खिचड़ी लग रहा होगा थोड़ा। आइए खिचड़ी सॉल्व करते हैं। देखिए एक ये क्वेश्चन है, मतलब एक ये सिस्टम है, इसमें 60 किलो न्यूटन का फोर्स लगा है और एक 80 किलो न्यूटन का फोर्स लगा है, और इस जेड सेक्शन पे 16 mm का डिफ्लेक्शन आया हुआ है, ठीक है, ये पहला केस है। ये सेकंड केस आपसे कहा जा रहा है कि यहां पे कुछ फोर्स लगा है W, और इस जगह पे जो इसके नीचे पड़ता है, जहां पे पहले फोर्स लगा था 60 किलो न्यूटन का, वहां पे 16 mm का आया हुआ है डिफ्लेक्शन, और यहाँ पे आया हुआ है 10 mm का डिफ्लेक्शन। तो बताओ W फोर्स कितना है? तो बहुत इजी है, बेटिस थ्योरम क्या कह रहा है कि ये जो 60 और 80 किलो न्यूटन का फोर्स था ना, देखो ये W का जो था इसका यूज करो और गुणा किस में करो, 16 mm से, क्योंकि ये W इस सिस्टम का लेना है और डिफ्लेक्शन इसका लेना है, तो W के नीचे कितना था 16 mm, तो W इंटू 16 इज इक्वल टू फोर्स इसका लो और मल्टीप्लाई इससे करो, तो क्या हो जाएगा 60 इंटू कितना दिया है 16, ठीक है, प्लस 80 इंटू कितना दिया है 10, गुणा करो, W इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 16 से ये कट गया, ये 5 बार में कट गया, कितना आ गया 60 प्लस 50, 110 किलो न्यूटन आ गया, ठीक है। चलिए 110 किलो न्यूटन का ये फोर्स है, ओके। तो ये है आपका बेटीज थ्योरम। करना क्या है, इधर का उधर कान पकड़ना है हाथ घुमा के, मतलब फोर्स इस एक सिस्टम का लो, डिस्प्लेसमेंट दूसरे सिस्टम का लो, ठीक है। आगे बढ़े, मैक्सवेल थ्योरम जो है, चलिए क्या टिक लगा दूं बेटीज थ्योरम में, वेरी गुड। आओ एक क्विक रिवीजन करते हैं फिर मैक्सवेल पे आते हैं, ओके। हमने क्या देखा, डिटर्मिनेट वर्सेस इनडिटर्मिनेट, ओके, डिटर्मिनेट वर्सेस इनडिटर्मिनेट, ये हमने सीख लिया। फिर हमने देखा फोर्स मेथड और डिस्प्लेसमेंट मेथड में डिफरेंस, बहुत आराम से सीखा। फोर्स मेथड में था FFC और डिस्प्लेसमेंट मेथड में याद रखना था DSE और SKSM, ठीक है। ये था अलग अलग नाम, डिस्प्लेसमेंट, स्टिफनेस, इक्विलिब्रियम, ये अलग अलग मेथड्स के नाम जो डिस्प्लेसमेंट के अंदर आते हैं। ये था SDM MDM, ये था कानीज, और ये था स्टिफनेस वाला ही नाम, स्टिफनेस मैट्रिक्स, ठीक है। ये तब करते थे जब KI कम होता है DSI से, ये तब, अब इसमें नाम क्या था, फोर्स फ्लेक्सिबिलिटी कॉम्पेटेबिलिटी, ये तब करते थे जब DSI कम होता था KI से, ठीक बात है। उसके बाद हम आगे बढ़े थे सम इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल्स में, उसमें सुपर पोजिशन देखा हमने, कैस्टिग्लियानो फर्स्ट सेकंड देखा, जिसमें हमने PM साहब की बात करी। फर्स्ट P कब आएगा, P इज इक्वल टू एनर्जी का डेरिवेशन डेल्टा के रेस्पेक्ट में, मोमेंट इक्वल टू एनर्जी का डेरिवेशन थीटा के रेस्पेक्ट में, ठीक बात है। चलिए, और इसी का जस्ट उल्टा आपका सेकंड होता था। बेटिस थ्योरम हमने देखा कि P लो इधर का और दूसरा डेल्टा लो दूसरे सिस्टम का, ये इक्वल हो जाएगा Q लो एक सिस्टम का, डेल्टा लो दूसरे सिस्टम का, ये इक्वल हो जाता है, ठीक बात है। चलिए अब हम लोग हैं मैक्सवेल्स थ्योरम पे, आओ मैक्सवेल थ्योरम करते हैं, और लेक्चर ज़्यादा लंबा ना करते हुए इसको एंड ही कर लेंगे। और यार रुको कुछ होमवर्क देता हूँ, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा अलग सा टॉपिक है। चलो आ जाओ, देखो मैक्सवेल्स थ्योरम क्या कह रहा है कि ये एक स्पेशल केस है आपका बेटिस थ्योरम का, जिसमें ये जो हमने लोड गुणा किया ना, वो लोड यूनिट लोड होता है। जैसे देखो अगर ऐसे होता, ये P है, एक यूनिट लोड है ये, ठीक है, यहाँ पे कुछ डिफ्लेक्शन आया, मान लो डेल्टा 1, ओके,
ओके, अब अगले केस में क्या किए, यहाँ बनाओ, अगले केस में हम रुको बना ही देता हूँ क्योंकि नोट्स में रह जाएगा फिर। ओके देखो, यहाँ पे एक लोडिंग लगी है इस तरीके की, ओके, और डिफ्लेक्शन आया हुआ है यहाँ पे कुछ, ओके, ये लोडिंग है P1। अगले केस में क्या हुआ कि आपने लोडिंग, इसको 1 ही बोलो, 1 यूनिट है, ठीक है, आपने लोडिंग तो यहाँ लगाई, ओके, और आपने डिफ्लेक्शन यहाँ मेजर किया, ओके, ये डेल्टा 1 है, ये डेल्टा 2 है, ठीक है। तो देखो एज पर बेटीज थ्योरम हमें तो ये पता है कि 1, ये वाला 1, ये 1 यूनिट था ना, इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे अगले वाले से 1 इंटू डेल्टा 2, बेटीज थ्योरम से आ रहा है ना ये चीज, फ्रॉम बेटीज थ्योरम, 1 इंटू डेल्टा 2 बराबर होना चाहिए 1 इंटू डेल्टा 1, ओके, 1 इंटू डेल्टा 1। अब देखो क्योंकि हमारा मैक्सवेल का थ्योरम ही कहता है कि द डिस्प्लेसमेंट एट पॉइंट ए in the direction of force applied at point B equal to the displacement of B in the direction of this, ठीक है। तो देखो ये और ये कट गया तो डेल्टा 1 इज इक्वल टू डेल्टा 2 आया ना, यही है आपका मैक्सवेल का थ्योरम। अब देखो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछते हैं इससे रिलेटेड, इससे रिलेटेड क्वेश्चन, ये सबसे पहले देखो ये एसएससी का क्वेश्चन है, क्या पूछा, नहीं एसएससी का क्वेश्चन नहीं है ये आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन है। देखिए, द डिफ्लेक्शन एट पॉइंट डी ड्यू टू अ यूनिट लोड अप्लाइड एट पॉइंट सी इज 25 mm। सी पे लोड लगा और डी, ये सी पॉइंट है, ये डी पॉइंट है, इस जगह पर डिफ्लेक्शन आ गया 25 mm और ये यूनिट पॉइंट लोड लगा। कह रहा है अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम व्हाट इज द डिफ्लेक्शन एट पॉइंट सी, इस पॉइंट पे सी का कितना डिफ्लेक्शन आएगा जब यूनिट पॉइंट लोड डी पे लग जाए। तो आराम से आ गया ना, जितना ये उतना ही होना चाहिए, डेल्टा 1 इक्वल टू डेल्टा 2, यही क्वेश्चन था, तो 25 mm ही होना चाहिए, बन गया। मैक्सवेल थ्योरम समझ में आ गया। मैक्सवेल थ्योरम याद रखने के लिए इसको याद रख लो बस कि ये P1 P2, ये P1 है, ये P2 है, ये डेल्टा 1 है, ये डेल्टा 2 है, तो P1 इंटू डेल्टा 2 इज इक्वल टू P2 इंटू डेल्टा 1, और सिंस मैक्सवेल है, सिंस P1 इज इक्वल टू P2 इज इक्वल टू 1, देयरफॉर डेल्टा 2 इज इक्वल टू डेल्टा 1। क्या ये याद रहेगा? आगे बढ़ जाएं तो मैक्सवेल्स का रेसिप्रोकल थ्योरम क्या हमें समझ में आ चुका है अब? बिल्कुल आ चुका है। आगे बढ़ जाते हैं, स्ट्रेन एनर्जी मेथड में आ जाते हैं। देखो स्ट्रेन एनर्जी मेथड कुछ है नहीं, स्ट्रेन एनर्जी मेथड में सीधा आपको याद करना है 3 चीजें, ये नहीं पूछा जाता है एग्जाम में, फिर भी देख लो। एक्शियल लोड, बेंडिंग, टॉर्शन, एक और होना चाहिए, चलो यहाँ ही देख लो। स्ट्रेन एनर्जी मेथड, स्ट्रेन एनर्जी मेथड किस पे बेस्ड है? सेकंड थ्योरम ऑफ कैस्टिग्लियानो। ये हमने भी देखा ना, सेकंड थ्योरम क्या था? पीएम का उल्टा, मतलब पी नीचे आएगा एम नीचे आएगा, है ना, ऊपर एनर्जी तो हमेशा ही रहेगी। ये क्या देगा? डेल्टा, और ये क्या देगा? थीटा, ठीक है ना। तो ये स्ट्रेन एनर्जी का यूज कर रहे हैं ना, इस स्ट्रेन एनर्जी का हम यूज कर रहे हैं डेल्टा निकालने के लिए और थीटा निकालने के लिए, ओके। अब देखो एक्शियल लोड की वजह से जो एनर्जी स्टोर्ड होती है वो होती है PL/A, हमने डिफॉर्मेशन पढ़ा है ना, तो डिफॉर्मेशन को मल्टीप्लाई कर दो और लोड से, तो P² L/2 हो गया। उसी तरीके से मोमेंट में हमने पढ़ा है M² L/2 कर दो। अब देखो ये AE जो है ये एक्शियल रिजिडिटी है, एक्शियल रिजिडिटी, ठीक है। EI जो है वो फ्लेक्सरल रिजिडिटी है, फ्लेक्सरल रिजिडिटी, ठीक है। उसी तरीके से ये AG जो है शियर रिजिडिटी है, ये टॉर्शनल रिजिडिटी है, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ऐसे ऐसे कर दे रहा हूँ। ये शियर रिजिडिटी, ये टॉर्शनल रिजिडिटी, ओके। चलिए, तो ये आपका यहाँ पे स्ट्रेन एनर्जी मेथड यहीं तक रखो, इससे ज़्यादा इसमें कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। ये फॉर्मूला एज इट इज़ आपसे कभी कभी पूछ लेते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे लगा दिया है, ठीक है। इससे रिलेटेड देखो कोई क्वेश्चन भी मुझे नहीं मिला तो मैंने नहीं ऐड किया। तो स्ट्रेन एनर्जी मेथड क्या है? देखो स्ट्रेन एनर्जी मेथड इज एनर्जी बेस्ड मेथड इन स्ट्रक्चरल एनालिसिस वेयर द डिफॉर्मेशन ऑफ अ स्ट्रक्चर, मतलब डिफ्लेक्शन या रोटेशन, यही तो होता है डिफॉर्मेशन,
ये सब इज डिटरमाइंड यूजिंग द एनर्जी स्टोर्ड इन द मेंबर ड्यू टू अप्लाइड लोड्स। ठीक है, स्ट्रेन एनर्जी इज द एनर्जी स्टोर्ड इन ए स्ट्रक्चर ड्यू टू इंटरनल स्ट्रेसेस व्हेन इट इज डिफॉर्म्ड इलास्टिकली। और स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है, ठीक है, पी एल स्क्वायर बाई टू ई एम एल स्क्वायर बाई टू ई आई, ठीक है, एम स्क्वायर एल बाई टू ई आई। ये तो आई होप कि ये भी हमारा क्लियर हो गया है स्ट्रेन एनर्जी मेथड। अब बच रहा है मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड और फिक्स्ड एंड स्लोप डिफ्लेक्शन। तो कल मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, नेक्स्ट लेक्चर में मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड और स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड करेंगे। और ये फिक्स्ड एंड मोमेंट जो है, ये चलो मैं होमवर्क देता हूँ, उसको समझ ले, इसको याद करके आना। फिक्स्ड एंड मोमेंट कहाँ गया, ये देखो, ये आपको याद करना है, ठीक है। फिक्स्ड एंड मोमेंट ये अपने कॉपी में लिख लो कि जब भी, अब देखो एक तो ये बना हुआ है, एक मेरा बना हुआ है, तो ये जो इस तरीके से आप याद करो, ओके, कि जब भी दोनों तरफ फिक्स अब होगा बीम और उसके सेंटर पे लोड लगा होगा, तो एंड में जो मोमेंट आएगा वो कितना आएगा, पी एल बाई 8 आएगा, ठीक है। अगर आपका कुछ डिस्टेंस पे लगा है, मतलब ये ए है ये बी है, जैसे ये बीम था ना, तो सेंटर पे नहीं लग के यहाँ लग गया मान लो, ठीक है, तो कितना होगा एंड पे मोमेंट, तो इतना होगा। पी इस साइड अगर देखना है, ठीक है, तो ये देखो ये लिखा हुआ है इस साइड वाले का और ये वाला लिखा है इस साइड वाले का, ठीक है। तो देखो जब इस साइड देखना रहेगा तो इधर वाला डिस्टेंस को एक बार मल्टीप्लाई, ऑपोजिट वाला को 2 बार, तो क्या है, पी इंटू ए इंटू बी स्क्वायर बाई एल स्क्वायर। एल मतलब टोटल है, ए प्लस बी है, ठीक है। इस साइड का लिखना है तो P इंटू बी इंटू ऑपोजिट साइड का 2, तो पी ए स्क्वायर बी बाई एल स्क्वायर। तो ये दोनों याद करो। उसी तरीके से आपको याद करना है बेसिकली, जिसमें जो स्टार मार्क किया हुआ है ना, ये तो बिल्कुल याद होना चाहिए, क्योंकि ये सारे पी वाई क्यू हैं, फेवरेट हैं पी वाई क्यू। तो ये तुम्हें याद करना है। ये क्या है, ये फिक्स सपोर्ट का है, दोनों साइड फिक्स्ड है ना, देखो बीम फिक्स्ड बीम है दोनों साइड। तो ये इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर होता है ना, डिग्री ऑफ DSI इसका 3 होता है, उसका फिक्स्ड एंड मोमेंट आपको पढ़ना है, क्योंकि इसका यूज आपका यहाँ पे होगा, ये मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन में और स्लोप डिफ्लेक्शन दोनों में, ठीक है। तो फिक्स्ड एंड मोमेंट भी आपका यहीं पे फिनिश हो जाता है, इसको आपको याद ही करना है, इसमें मैं कुछ समझा नहीं सकता हूँ, ये याद ही करना है, ठीक है। इसको रटो। कैसे रटोगे, एक बार लिखो, 2 बार लिखो, 3 बार लिखो, ठीक है, फिर रुक जाओ, 3 बार लिख लिया, फिर क्या करो, अगले बार फिर से 1 2 3 लिखो, फिर रुक जाओ, फिर बिना देखे लिखो। मतलब कुल मिला के ये 4 साइकिल जब कंप्लीट कर लोगे तो ये याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए मैजिक होगा यहाँ पे, अपने आप ही सब याद हो जाएगा। तो आपको ये याद करके आना है, ठीक है। देखो अगर ये करके आओगे तो स्ट्रक्चरल एनालिसिस का अगले लेक्चर में मज़ा आ जाएगा, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन और स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड में, ठीक है। मेरा पर्पस क्या है इस कोर्स का, कि मैं आपको स्ट्रक्चरल एनालिसिस इतना करा दूं कि कोई भी जेई एई एग्जाम में एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटे, प्रीलिम्स हो या मेंस हो, कुछ भी हो। ईएसी आप देते हो तो आपके DSI, KI, ILD, ट्रस, आर्चेज तो नहीं बोलूँगा, आर्चेज अलग तरीके से आपको कराया जाएगा, इसके क्वेश्चन नहीं छूटेंगे आपसे बिल्कुल भी। और जो मेथड ऑफ स्ट्रक्चरल एनालिसिस आता है, इसका सिर्फ 1-2 टाइप का न्यूमेरिकल आता है जो कि आपका छूटेगा, जो कि मैं मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड में नहीं कवर करूँगा, क्योंकि वो किसी भी हाल में एई में पूछा ही नहीं जा सकता है, वो थोड़ा स्टेप वाला होता है, लंबा स्टेप, ठीक है। वो या तो सब्जेक्टिव में आता है, या फिर वैसा क्वेश्चन अगर आया है और आपको 33 सेकंड है ना सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन आपके एग्जाम में, तो वो क्वेश्चन आप बिल्कुल भी अटेम्प्ट नहीं करोगे, क्योंकि वो करने के चक्कर में आपका दूसरा क्वेश्चन छूटेगा। तो इसलिए वो सिलेबस ही नहीं है SSC JEE का, इसलिए मैं नहीं करवा रहा हूँ, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं कल नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए ध्यान रखिए, और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो अगर नोट्स चाहिए तो, और कोई इशू है कुछ है तो कमेंट्स में पूछ सकते।